प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं चनाराम महिला, असिस्टेंट प्रोफेसर एट राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडवाना। राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों को बीए प्रथम वर्ष के अंतर्गत राजनीतिक सिद्धांत के स्वरूप पर जानकारी दे रहा हूँ। राजनीतिक सिद्धांत की हम बात कर रहे थे। राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत इसके मोटे तौर पर दो स्वरूप हम मान सकते हैं। प्रथम, परंपरावादी राजनीतिक सिद्धांत, जिसके अंतर्गत प्लेटो, अरस्तु, रूसो, कांट, हिगल, बोसांके, टी.एच. ग्रीन आदि विचारकों के विचार माने जाते हैं। इन विचारकों ने इस बात पर बल दिया था कि हमें जो है राजनीति के अंदर एक आदर्श समाज की कैसे स्थापना हो, एक आदर्श राज्य की कैसे स्थापना हो, एक आदर्श राज्य का स्वरूप कैसा होना चाहिए, आदर्श नागरिक कैसे होना चाहिए। तो मुख्य तौर पर उसमें आदर्शवादी स्वरूप पे बल दिया गया। वो एक कल्पनात्मक दर्शन था। वो मूल्यों पर आधारित सिद्धांत हम मान सकते हैं। तो जिसमें कल्पना पर बल दिया गया, आदर्श पर बल दिया गया, जिसमें नैतिकता पर बल दिया गया, उसको परंपरावादी राजनीतिक सिद्धांत कहते हैं। अब इसका आज हम दूसरे जो सिद्धांत है, आधुनिक या समकालीन राजनीतिक सिद्धांत, उसका आज अध्ययन कर रहे हैं। औद्योगिक क्रांति के बाद समाज में मध्यम वर्ग का उदय हुआ और जो एक समय पूंजीवाद का बहुत ज़्यादा बोलबाला यूरोप के अंदर हम देख रहे थे, उसके स्थान पर लोकतंत्र व समाजवाद की धीरे धीरे स्थापना होने लगी। इसी दौर में अगस्त काम्टे ने निश्चयवाद की एक नई दिशा दिखाई। 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक और 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक में नई दृष्टि अपनाने पर जोर दिया जाने लगा। राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में जो परंपरागत दृष्टिकोण था, उसकी प्रासंगिकता पर अब सवाल उठाए जाने लगे, उसकी उपयोगिता पर अब सवाल उठाए जाने लगे और ये माना गया कि वो स्वरूप जो है वो कल्पना को ज़्यादा बढ़ावा देता है, उसमें आदर्शवाद को बढ़ावा दिया जाता है। वास्तविक धरातल पर क्या हो रहा है उस बात पे उस पर बहुत ही कम विचार व्यक्त किए गए, ऐसा माने जाने लगा। इसी दौर में इंग्लैंड के वाल्टर बेजहोट, अमेरिका के वुडरो विल्सन तथा लॉर्ड ब्राइस और चार्ल्स मेरियम जैसे विचारक सामने आते हैं। बेजहोट ने इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन, वुडरो विल्सन ने कांग्रेस लन गवर्नमेंट, जेम्स ब्राइस ने अमेरिकन कॉमनवेल्थ व मॉडर्न डेमोक्रेसीज और इसी तरह चार्ल्स मेरियम ने न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स अपनी कृतियों के माध्यम से समाज को एक नई दिशा दिखाई। और राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत को स्थापित करने में महती भूमिका इन विचारकों ने निभाई। ये वो दौर था जब राजनीति विज्ञान जो है वो अपने परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत के स्वरूप को छोड़ करके धीरे धीरे आधुनिकता की ओर बढ़ रही थी। इसी दौर में 1905 में अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन की स्थापना हुई, जिसमें लॉर्ड ब्राइस ने 1908 में अध्यक्षीय भाषण में ये कहा कि राजनीति विज्ञान में केवल तथ्य 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 पर बल देना चाहिए। इनका स्पष्ट मानना था कि हमें कल्पना के स्थान पर अब यथार्थवादी होना पड़ेगा, क्योंकि यही सच्चाई है और इससे हम राजनीति विज्ञान जो है वो भी इससे अछूता नहीं रह सकती। आर्थर बेंटले, चार्ल्स बियर्ड, लोवेल, शिकागो विश्वविद्यालय के विद्वान चार्ल्स मेरियम, हेराल्ड लोसवेल, गोस्नेल आदि विद्वानों ने राजनीतिक सिद्धांत के इस स्वरूप को स्थापित करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। शिकागो विश्वविद्यालय को उस दौर के अंदर आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत
की प्रयोगशाला कहा जाता था। व्यवहारवाद के उदय की भी वहीं से शुरुआत मानी जाती है, जिसका ये मानना है कि आंकड़ों एवं सांख्यिकी के आधार पर राजनीतिक आदर्शों और संस्थाओं पर बल देने के बजाय व्यक्तियों और सामूहिक व्यवहार के अध्ययन पर बल दिया जाना चाहिए। तो जो पूर्व के सिद्धांत में, परंपरागत सिद्धांत के अंदर आदर्शों पर बल दिया गया था, केवल संस्थागत अध्ययन पर बल दिया गया था, जिसके अंदर राज्य और उसकी संस्थाओं का अध्ययन किया जाता था, उसके स्थान पर इनका स्पष्ट मानना है व्यवहारवादी विचारकों का, यथार्थवादी विचारकों का, कि हमें व्यक्तियों या समाज के सामूहिक जो है लोग, उन सब के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करना है। और राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन कैसे करना है? आंकड़ों के माध्यम से, सांख्यिकी के माध्यम से। तो इसे इनका स्पष्ट मानना है कि हमें इसके अंदर, राजनीति के अंदर विज्ञान का समावेश करना पड़ेगा। तो राजनीति के अंदर विज्ञान का समावेश करना, व्यवहार का अध्ययन करना, इसको आगे चल करके हम कहेंगे कि राजनीति के अंदर व्यवहारवाद का उदय हो गया है। प्रथम व द्वितीय विश्व युद्ध में जब मानव प्रजाति पर संकट आया, तो उस दौर में राजनीति सिद्धांत के या राजनीति के जो विद्वान लोग हैं, जो प्रोफेसर्स थे, उनसे ये पूछा गया कि आपने मानव प्रजाति को संकट से बचाने के लिए आपने क्या प्रयास किए, आपके इसमें क्या आपकी भूमिका थी। और कई ऐसे उदाहरण सामने आते हैं जिसमें उन लोगों को, जो राजनीतिक सलाहकार थे, उनको अपना देश छोड़ करके वहाँ से भागना पड़ा। तो ऐसे दौर में राजनीतिक विज्ञान की प्रासंगिकता पर प्रश्न उठा कि उनकी अब क्या भूमिका होनी चाहिए, कैसे मानव प्रजाति को संकट से बचाएं। एक राजनीतिक विज्ञान को कैसे हम जो है आम जन की समस्याओं से इसको जोड़े। आज जब दुनिया जो है विश्व युद्ध जैसी त्रासदी से त्रस्त है, तो उनको बचाने के लिए राजनीतिक विज्ञान के जो जानकार लोग हैं, जो विद्वान लोग हैं, वो क्या इसके अंदर जो है भूमिका निभा सकते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए व्यवहारवाद की इसमें शुरुआत होती है और राजनीति को विज्ञान बनाने की इसके अंदर कोशिश होती है। तो राजनीति को आदर्श से, कल्पना से, मूल्यों से, नैतिकता से दूर हटा करके इसके अंदर जो है वैज्ञानिकता का समावेश किया गया। इसके अंदर सबसे प्रमुख भूमिका हमें दिखाई देती है डेविड ईस्टन की। लेकिन आपको पता है राजनीति एक सामाजिक विज्ञान का विषय है, और सामाजिक विज्ञान का विषय होने के नाते राजनीति मूल्यों से या नैतिकता से कभी भी अलग नहीं हो सकती। हाँ, विज्ञान का इसमें समावेश होना, जहाँ तक इसको परिष्कृत करने की बात है तो उसको हम वाजिब मानते हैं। लेकिन जब हम राजनीति को मूल्यों से, नैतिकता से अलग कर देते हैं, तो फिर वो उसको सामाजिक विज्ञान का विषय हम कतई नहीं मान सकते। और इसी वजह से वही डेविड ईस्टन, जिनको व्यवहारवाद का अगुवा माना जाता है, उन्हीं ने फिर उत्तर व्यवहारवाद की ओर जो है अपने कदम बढ़ा दिए। और उनका ये मानना था स्पष्ट कि राजनीति को विज्ञान बनाने से समस्या का हल नहीं होगा। समस्या का हल तब होगा जब हम उसको प्रासंगिकता के बारे में सोचेंगे। तो उत्तर व्यवहारवाद का नारा था क्रम और प्रासंगिकता, कि जो काम, जो प्रयोगशालाओं में जो लाखों करोड़ों रुपए लगाए जा रहे हैं शोध कार्य पे, उनकी समाज के अंदर उपयोगिता क्या है, उनकी प्रासंगिकता क्या है, क्या उनकी वजह से समाज में कोई सकारात्मक बदलाव आएगा या नहीं आएगा। तो वो दौर 1970 से प्रारंभ होता है। तो इस प्रकार ये दो मुख्य स्वरूप इसके परंपरागत व आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत की जो विशेषताएं हैं उनका हम नेक्स्ट चैप्टर के अंदर अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।